देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज आज एक बार फिर से लेकर के आया है आपकी अपनी ओपीडी। जी हां, इंडिया न्यूज की ये ओपीडी जहां पर आप घर बैठ करके बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए आप खुद का और अपनों का कैसे इलाज कर सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी स्ट्रेन चूंकि बहुत ज्यादा घातक है, ऐसे में कोरोना के बीच में ब्लैक फंगस भी कितना घातक हो सकता है। उत्तर प्रदेश में और इसके अलावा 15 अन्य राज्यों में ब्लैक फंगस के 9,320 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 235 लोगों की मौत ब्लैक फंगस से हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा 5,000 मामले अकेले गुजरात से सामने आए हैं। अब इस संक्रमण के चलते कुछ मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ रही है। फिर केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों से यह कहा है कि ब्लैक फंगस को पैंडेमिक एक्ट के ही तहत नोटिफाई किया जाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ऐसे में आज आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते ब्लैक फंगस को आखिर कैसे पहचानें और उसका बेहतर इलाज आप कैसे करवा सकते हैं या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आखिर कोरोना से ठीक होने के बाद वो कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे ब्लैक फंगस होने का खतरा बना रहता है। आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए इंडिया न्यूज की ओपीडी कार्यक्रम में देश के जाने माने डॉक्टर हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर सुशील अम्बेश, जो कि चेयरमैन हैं कोविड कंटेनमेंट कमेटी पीजीआई लखनऊ के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुशील पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनीत राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अधीक्षक हैं माधोगढ़ सीएचसी के। उनसे भी आप सीधे बात करके जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ रहेंगे और हमारे ये जो फ़ोन नंबर हैं 01161362072 पर आप फ़ोन करें और सीधे देश के इन बड़े डॉक्टरों के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। तो आप कॉल करें और आपके मन में अगर ब्लैक फंगस या कोविड से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसका सीधा जवाब आज ये सभी पैनल में जुड़े हुए डॉक्टर्स आपको देंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियोस और लेख पर जरा सा भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर को भी पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप केवल डॉक्टर्स की ही सलाह पर दवा लें। तो आज की इंडिया न्यूज की ओपीडी की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुशील अम्बेश जी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। आप एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो कोविड है उसको कंट्रोल करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको अब मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन कोविड के साथ साथ खासतौर से पोस्ट कोविड वाले वो पेशेंट जिनको ब्लैक फंगस की जद में वो आ सकते हैं या वो इसका शिकार हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कैसे करें, लोग कैसे जानें कि वो ब्लैक फंगस की जद में आ सकते हैं या उसका शिकार हो सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि इसके जो सिम्टम्स हैं साथ ही साथ ये कितना घातक हो सकता है इसको बताएं आप। देखिए, आजकल सब लोग समझ रहे हैं कि कोविड क्या है और जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है। कोविड के लिए मास्क वगैरह पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और चलिए सुशील अम्बेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं इस बीच दिल्ली। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो डॉक्टर सुशील अम्बेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, लेकिन मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हेलो जी जी सुशील अम्बेश जी, मैं जानना चाह रहा था कि ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं अर्ली स्टेज में इसको कैसे हमको डिटेक्ट करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। आप बता रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई, मैं चाह रहा हूं कंप्लीट करें। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली चीज तो ये है, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ सुशील जी। हाँ हाँ, तो पहली चीज तो ये है कि जनता को इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये छूत की बीमारी नहीं है ब्लैक फंगस। ये बेसिकली उन्हीं लोगों में होती है जिनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता किसी कारणों से कम हो गई है। जैसे जो पेशेंट्स जिनको कोविड हुआ है और उनको स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, या जिन पेशेंट्स को कैंसर हुआ है या ब्लड कैंसर हुआ है, या जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो लोग स्टेरॉइड थेरेपी पर हैं अभी भी, उन लोगों में इसकी संभावना ब्लैक फंगस की या व्हाइट फंगस के होने की बढ़ जाती है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ये, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपकी चैनल पर कि ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। फंगस हमारे चारों तरफ ग्रो करता है। कई तरह के फंगस जो हैं हमारे सॉइल में होते हैं, हमारे पेड़ पौधों पर होते हैं, फूल फलों में होते हैं, सब्जियों में होते हैं, और ये वही फंगस हैं जिनके स्पोर्स उड़ करके हवा में
इधर उधर फैलते रहते हैं और हम लोग उसको सांस के थ्रू ब्रीथ करते रहते हैं। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उन लोगों में ये फंगस ग्रो कर जाता है और इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन करता है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, या व्हाइट फंगस हो जिसे हम कैंडिडा या एस्परजिलोसिस बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर विनोद राजपूत जी, मैं थोड़ा सा और समझना चाह रहा हूं, चूंकि आप सीएमएस हैं माधोगढ़ के, क्या जालौन के अंदर खासतौर से ब्लैक फंगस को लेकर, और चूंकि पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स में ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, तो क्या जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं उनको आप इन बातों के साथ या इन लक्षणों पर आपको ख्याल रखना है, ये बातें बता करके उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है? ओवरऑल इस चुनौती से आप लोग कैसे निपट रहे हैं और क्या कुछ आप लोग प्रॉम्प्ट कर रहे हैं पेशेंट्स को? मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा अगर इस विषय को आप बता पाए। जी सर, गुड आफ्टरनून जी। इसमें जो हम लोगों के यहाँ डिस्चार्ज हो रहे हैं L1 से या L2 से, जो भी पेशेंट डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, तो उनको सभी को बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ से जाने के बाद आपको नेजल डिस्चार्ज या किसी प्रकार की अन्य समस्या होती है तो तत्काल अपने जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे संपर्क करें। जी। हम लोग वैक्सीनेशन के लिए फील्ड में भी जाते हैं, तो वहाँ जो पोस्ट केसेस हैं उनके यहाँ भी विजिट करने के बाद भी वहाँ भी गांव वालों को भी समझाया जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बस अपनी इम्यूनिटी पे, खाने पीने पे विशेष ध्यान दीजिए और कोरोना से बचाव के तरीके भी बताते हैं। और बता दिया जाता है उनको कि फेशियल पेन है, आपके चेहरे में अगर दर्द होता है या आपको डिस्चार्ज होता है या आपकी आंख में दर्द होता है किसी प्रकार का, तो आप तत्काल किसी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। इधर उधर झोला छाप डॉक्टरों पे या इधर उधर इलाज ना करवाएं, इससे ब्लैक फंगल होने की संभावना है। जबकि ये यहाँ बहुत कम मात्रा में है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में, बड़े शहरों में समस्या इसकी ज्यादा बनी हुई है। अभी जालौन में इस प्रकार का कोई केस ऑथेंटिकली रिपोर्ट नहीं हुआ है। एक केस हुआ था, उसको भेजा गया, लेकिन वो भी कंफर्मेटरी नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर सुशील अम्बेश जी, एक चीज मैं और थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूं, चूंकि ये तो आपने बता दिया कि ये अर्ली कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिस पर हमको ध्यान रखना है, लेकिन जो ब्लैक फंगस है ये इसके सिम्टम्स कितने दिन में दिखने शुरू हो जाते हैं, या हम ये कैसे समझें कि ये सिम्टम्स जो हमको आना शुरू हुआ ये उससे कनेक्ट हो सकता है? क्या समय लेता है और कितना समय इसमें लगता है ये जानने में कि हाँ ये ब्लैक फंगस के जतने वाला पेशेंट जाता हुआ दिख रहा है? ये कितना समय लेता है पोस्ट कोविड के बाद, या जिनको स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हों या जिनको इस तरीके की मेडिसिन जो कि उनके ब्लड शुगर लेवल को या फिर उन सारी चीजों को प्रभावित कर रही हों, कितना समय लगता है इसमें? देखिए, ये आपकी इम्यूनिटी यानी कि जो रोग से लड़ने की क्षमता है आपकी बॉडी की, वो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मुझे लगता है इको आ रहा है कुछ। तो ये इको बहुत आ रहा है आपका जी। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कई मरीज यहाँ पर ऐसे भी आए जो हो गए हैं कोविड से, और कोविड ठीक होने के बाद में उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया या एस्परजिलोसिस व्हाइट फंगस इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से आए। होता क्या है कि जब बॉडी में आपके इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो वो ये स्पोर्स इसके फंगस के अंदर जब चले जाते हैं तो वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं आपके नाक के अंदर, नाक के साइनसेस जो होते हैं उनके अंदर या लंग्स के अंदर। ये स्लोली धीरे धीरे ग्रो करते हैं। शुरू में 1 हफ्ते तक आपको कुछ ज्यादा पता नहीं लगता है ना, और उसके बाद में ये ब्लड वेसल्स और टिश्यू को अंदर इन्वेड करते हैं, उनके अंदर घुसते हैं और उनको फिर वो डेड करना शुरू कर देते हैं। और जब टिश्यू डेड होता है उसके बाद में वो ब्लैक होने लगता है, ब्राउन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है जी। तो इसलिए वो जो फंगस के साथ में जो मटेरियल गिरता है, जो डिस्चार्ज गिरता है, वो ब्लैक होता है। लोग इसीलिए उसे ब्लैक फंगस बोलते हैं। तो इसका ये नहीं है कि 4 दिन में हो जाएगा ऐसा कहना, या 6 दिन में हो जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। 1 हफ्ता भी लग सकता है और 4 हफ्ते भी लग सकते हैं जब लक्षण आएंगे उसको। तो मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना लोगों से यही विनती है कि लोग अपना कोविड से ठीक होने के बाद में या कोविड के समय पर भी मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क आपके अंदर स्पोर्स जाने में, नाक के साथ में या मुंह के साथ अंदर लंग्स में
ये जाने से रोकेगा, तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। कई लोग कोविड होने के बाद ठीक हो गए, अब वो ये सोचते हैं कि अब हमें मास्क क्यों पहनना जी है ना। तो जी, मास्क जरूर पहने, क्योंकि ये आपको फंगल इन्फेक्शन से भी बचाएगा और दूसरे लोगों को संक्रमित होने से भी बचाएगा। बिल्कुल। साथ में हाँ, जी जी। साथ में एक चीज मैं और बताऊंगा कि कुछ लोग घर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं या नेबुलाइज कर रहे होते हैं, वहां से भी काफी मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनको कोविड के साथ साथ में फंगल इन्फेक्शन भी हो गया है जी। उसके 2-3 कारण हैं जो मैं बताना चाहूंगा, जिससे कि जनता समझे उसको और उन पर विचार करे। पहली चीज तो ये है कि वो जो फेस मास्क जो हम यूज करते हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन वाला फेस मास्क जो हम यूज कर रहे हैं, उस मास्क को या तो आप 24 घंटे बाद बदल दें या उसको सैनिटाइज करके दोबारा से क्लीन करके फिर लगाएं जी, है ना, क्योंकि उसके ऊपर स्पोर्स आकर के एनवायरनमेंट में जो स्पोर्स चल रहे होते हैं वो आ जाते हैं और वो आप ब्रीथ कर सकते हैं। दूसरा चीज होता है कि जो पानी ऑक्सीजन जिसके थ्रू जाती है, पानी होता है एक बोतल के अंदर जी, जी। और उस बोतल से जिसके थ्रू ऑक्सीजन आप मरीज तक जाती है, उस पानी को वो बॉयल करने के बाद ठंडा करके उसमें भरें या स्टेराइल वाटर भरें और उस पानी को हर 24 घंटे बाद बदल दें। जी। तीसरी चीज ये है कि जो सर्किट होता है और उस सर्किट को भी वो कोशिश करें क्लीन रखें, जो ऑक्सीजन देने का जो हमारी ट्यूबिंग है उसको भी साफ रखें। और अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो उसको वॉश करने के बाद में अच्छी तरह से बाहर से साफ करके फिर अंदर अपने कमरे में लाएं, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर फंगस के स्पोर्स हों और जब आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है उस समय वो आपको दबोच लें। तो ये चीजें हैं जिनको जनता समझे तो काफी कुछ हद तक फंगल इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया है कि डायबिटीज का कंट्रोल रखना, ब्लड शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है और आपकी जो स्टीरॉइड चल रहे हैं वो भी डॉक्टर की निगरानी में ही चलें। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर सुशील अम्बेश जी, मुझे लग रहा है आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। दर्शक हमारे खासतौर से वो लोग जो कि घर के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या गैस ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए भी मुझे लगता है कि जानकारी बहुत कारगर होने वाली है। डॉक्टर सुशील पटेल जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। डॉक्टर सुशील पटेल जी, क्या आप ये बता सकते हैं, खासतौर से स्पेसिफिकली अगर मैं बांदा के बारे में आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँ, क्या ब्लैक फंगस को लेकर के वो अवेयरनेस जो यहाँ पर हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं या फिर लोग जो पेशेंट्स को बताया जा रहा है, वो चीजें वहां पर आपको नजर आ रही हैं? और क्या वहां पर कोई केस इस तरीके का भी डिटेक्ट हुआ है? किस तरीके से वहां पर ये चैलेंजेस आप लोग देख रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि अगर इस विषय को आप थोड़ा बता पाएं, डॉक्टर सुशील पटेल जी। हाँ सर, ये तो पूरे इंडिया के अंदर जो है म्यूकोरमाइकोसिस के केस समय आ रहे हैं। बांदा भी अपना छूटा नहीं है। बांदा मंडल में हम लोग 4 डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट देख रहे हैं बेसिकली, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट एंड महोबा। तो हमारे यहाँ अभी तक 2 पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं म्यूकोरमाइकोसिस के जो है। पर ये है कि इतना जो गवर्नमेंट कर रही है ब्रॉड स्तर पे जो है एप्लीकेशन कर रही है, जो है इतना जो है जागरूक कर रही है, तो आम लोगों के अंदर जो है थोड़ा सा अवेयरनेस आई है इसको लेके जो है। साथ में जितने भी हमारे पास बेसिकली मैं आईसीयू टीम से जुड़ा हुआ हूँ, जो है जो ओपीडी टीम से है, जो ओपीडी टीम से उनको भी जो है यहाँ पे जो है टेलीफोनिक वाया जो है, जो टेलीमेडिसिन चल रही है ओपीडी जो है, वहाँ पे सारे जो कोविड के पेशेंट है उनको भी बताया जा रहा है कि भाई आपको किस चीज से अवॉइड करना है। बेसिकली देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस ये कोई नई बीमारी नहीं है। बेसिकली क्या है कि हमने इतना स्टेरॉइड यूज किया है, दैट इज लाइफ सेविंग ड्रग स्टेरॉइड इन द कोविड पेशेंट, उसके कारण इम्यूनिटी सप्रेस हो जा रही है। उसके अलावा जो और पेशेंट है आपके, बेसिकली जो डायबिटीज के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, और जो स्टेरॉइड जो स्किन बीमारी के लिए ले रहे हैं स्टेरॉइड जो है, रीनल जो पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट है स्टेरॉइड पे हैं, तो ऐसे पेशेंट सारे पेशेंट प्रोन पेशेंट है। हमें खास करके जो बाहर हैं, जो L1 ग्रेड के पेशेंट है, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है L1 ग्रेड के, उनको जागरूक करना है। साथ में इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जो है उनको जागरूक करना है, लाइक HIV पेशेंट जिससे खास करके आएगा, HIV मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है इसकी जो है, तो इन पेशेंटों के लिए बताना है खास करके कि कौन से एरिया है। देखिए, ये तो एवरीवेयर इन द प्रेजेंट इन द सॉइल एंड डिकेइंग मटेरियल लाइक वेजिटेबल्स या आपके फूड्स मटेरियल जो डिकेइंग हो रहे हैं, उनमें हर जगह स्पोर है इसका जो है। तो आपको इन चीजों को खास करके जैसे फ्रिज की है साफ सफाई करनी, जो स्पेशली होम पे रह रहे हैं, जो आपके जो मॉइस्चर एरिया है, स्पेशली जहाँ पे काम चल रहा है, डस्ट वाला काम चल रहा है, उन एरिया पे जाने से अवॉइड करना है। ये तो आपको मास्क लगाना है प्रॉपर जो है, ये सारी चीज आपको आपके दिमाग में रखना है, हमें अवेयर करना है पब्लिक को जो है। दूसरी बात सबसे खास चीज जो है, जो स्टेरॉइड सर ने जैसे बताया कि स्टेरॉइड थेरेपी जो है, स्टेरॉइड थेरेपी लाइफ सेविंग है, उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मिनिमल डोज पे जो है, ये कर सकते हैं थोड़ा सा जो है।
और अर्ली जो है उसको जो है हम अगर उसको डिसकंटिन्यू कर दें तो थोड़ा सा इसको रोका जा सकता है। तीसरी बात सर जो है इसमें जो है ना जो वार्निंग साइंस है स्पेशली हमें देखना है, पेशेंट को भी बताना है, जो डॉक्टर्स टीम है वहाँ पे जो है जो आइसोलेशन में है या आईसीयू में है उनको इसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। जो है अर्ली साइन में जैसे है आपको नेजल ब्लीडिंग है और डिप्लोपिया आंख में जो है डबल विजन दिखना जो है और नाक में जो है ट्विस्ट वगैरह बनना और शार्क में टेंडरनेस जो साइनस होते हैं जो गालों के अगल बगल जो है चीक में जो है उनको ध्यान रखना है भाई वहाँ टेंडरनेस तो नहीं हो रही है। तो ये खुद पब्लिक को हमें अवेयर करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, वार्निंग साइन के लिए। अगर ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हैं तुरंत जो है या तो जो डॉक्टर टीम लगी हुई है वहाँ पे उनको ध्यान देना है या तो फिर जो घर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं या तो वो रिपोर्ट करेंगे जाके पेशेंट जो है डॉक्टर को अपने जो है तुरंत जो है। तो इन सब चीज़ों से हम इन केस को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट इसका इलाज है। अगर ये बहुत ज्यादा इन्वेट कर गया जो है आपका ऑर्बिट में चला गया या ब्रेन के अंदर चला गया तो दैट इज दीज आर डिफिकल्ट केस सेफ टू डिफिकल्ट दीज पेशेंट। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नवाब जी हैं हमारे साथ इस वक्त। नवाब जी बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या जानना चाह रहे हैं? देखिए सर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अगर हमें ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई दें तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सुशील अम्बेश जी, अगर लक्षण दिखें तो सबसे पहले क्या करें? अगर ब्लैक फंगस के लक्षण अगर आ रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उसकी डायग्नोसिस कंफर्म करवाएं, क्योंकि ये डायग्नोसिस जितनी जल्दी कंफर्म होगी ट्रीटमेंट उतनी जल्दी शुरू होगा। जितना डिले करेंगे आप उतना ही इसमें सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होने का, सफल इलाज होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि ये फंगस फिर बाद में बड़ी तेजी से ग्रो करता है और शरीर के कई हिस्सों में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, कि ब्रेन में और आंख में इधर जा सकता है और फिर वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि ये इसका इलाज घर पर संभव नहीं है और इसके लिए आपको, क्योंकि जो दवाएं चलती हैं वो इंडोर में ही चलती है, यानी कि मरीज जब भर्ती होता है उन्हीं को ही वो दवाएं जो है वो एंटी फंगल जो ड्रग्स हैं, जो इस फंगस को इलाज करने की दवाएं हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद ही दी जा सकती हैं, वो घर पे नहीं ली जा सकती। तो इसमें आपको भर्ती होना जरूरी है डायग्नोसिस के बाद में, और लंबा इलाज चलता है और दवाएं भी इसकी महंगी हैं। चलिए, मुझे लग रहा है कि नवाब जी की समस्या का समाधान हो गया होगा। विनोद राजपूत जी, एक चीज मैं थोड़ा सा और जानना चाह रहा हूं आपसे। चूंकि शहरी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, स्पेशली जो शहरी इलाके के लोग हैं वो थोड़ा जानकारी के हिसाब से भी और अवेयरनेस थोड़ा बहुत उनके अंदर होती है, हालांकि हर जगह इस तरीके के लोग होते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में चूंकि शुगर के साथ जुड़ा हुआ ये सीधे तौर पर है कि आपकी इम्यूनिटी अगर डाउन हो रही है या स्टेरॉइड्स आपने लंबे समय तक लिया है तो बराबर आपको उसको वॉच करना है, उस पर नजर रखनी है। क्या ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अंदर लोगों को ये समझा पाना, ये बता पाना कि ये स्पेसिफिक इन चीजों को या इन पैरामीटर्स को आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है या वॉच करना है, क्या ये चैलेंजेस आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर विनोद राजपूत जी? और अगर ये चैलेंजेस हैं तो कैसे कन्विंस कर रहे हैं, कैसे बता पा रहे हैं आप लोगों को कि इन सारी चीजों का ख्याल वो रखें? चैलेंज बहुत बड़ा है। जैसे वैक्सीनेशन के सामने भी हम लोगों के लिए चैलेंज है कि वैक्सीनेशन करवाने में ग्रामीण एरिया में रेजिस्टेंस है। उसी तरीके से अभी ग्रामीण क्षेत्र का आदमी उतना जागरूक नहीं है। जब हम लोग इंटीरियर क्षेत्र में जाते हैं, जो हम शहर से जुड़ा एरिया है, जहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, वहाँ का लोग जागरूक हैं, या जहाँ के लोग संबंधित हैं, शहर में काम करते हैं, आते हैं, उन लोगों को समझाना आसान है। लेकिन जो ग्रामीण एरिया के अति पिछड़े एरिया में जो लोग हैं, जो गांव के बाहर ही नहीं निकलते हैं, उनको समझाने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर उनको समझाया जाता है एक बार या दो बार, जब कोशिश की जा रही है तो लोगों के समझ में आ रहा है और वो उसका पालन कर रहे हैं। हम लोग डेली ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। चैलेंज तो है ही, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार हर जगह पहुंच पाना उतना संभव नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं। जहां तक हम संभव होता है वहां तक हम लोग जाते हैं, और रूट लेवल वर्कर हैं उनको भी इसके संबंध में बताया जा रहा है, जिससे आशा है, एएनएम है, जो हमारे रूट लेवल वर्कर हैं, और निगरानी समिति बना रखी है वीडियो लेवल के स्तर से, तो सबको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, और वो जो क्षेत्र में निकलते हैं तो इसके बारे में वो लोग उनको समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। कोशिश पूरी है सरकार की कि हर आदमी को इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि बचाव इसका यही है कि अगर आप जागरूक हैं, आपको जानकारी है, तभी इससे बचाव संभव है।
बिल्कुल। डॉक्टर सुशील अम्बेश जी, मुझे ये बताइए, चूंकि आप तो कोविड कंटेनमेंट कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, खासतौर से जब हम लोग ब्लैक फंगस का जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि सवाल मैंने डॉक्टर विनोद राजपूत जी से पूछा, बहुत सारे केसेस अभी डिटेक्ट हुए हैं और खासतौर से लखनऊ के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग देखें तो पीजीआई हो या फिर केजीएमयू हो, यहाँ पर कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ब्लैक फंगस के भर्ती हुए हैं। क्या ये जो संख्या है ये ज्यादातर आप देख पा रहे हैं कि शहरी इलाकों से है या ग्रामीण इलाकों से है? अगर उस इलाके से आ रही है तो क्या कोऑर्डिनेशन या फिर उस तरीके की जो स्थितियां हैं वो वहां पर बनती हुई आपको दिख रही हैं? कैसे इन सारी चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग इस स्थिति में? थोड़ा सा अगर इस विषय को बता पाएं आप, और क्या ये एक बड़ा चैलेंज है आपके हिसाब से भी? देखिए, चैलेंज तो ये बड़ा है सभी के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जो भी मेडिकल टीम्स लगी हुई हैं इलाज में उनके लिए, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट इन्फेक्शन है ये। दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो कोविड के बारे में जैसा आप कह रहे हैं ना, तो कोविड का तो पूरा सरकार बहुत ही चुस्ती दुस्ती से काम कर रही है, सभी जगह कंटेनमेंट कमेटी बना रखी है, ट्रेस ट्रैक ट्रीट वाली चीज चल रही है, और मीडिया टीचिंग जो 4T है, 4T, वो टीचिंग मीडिया पूरा अपना काम कर रहा है, तो जनता को काफी अवेयर करा रहा है, उस मामले में जानकारी दे रहा है। और तो मुझे लगता है कोविड का इशू उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम आ रहा है ये सेकेंडरी या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं हमारे, जैसे ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस। जैसा आपने बताया कि शहरों से ज्यादा आ रहे हैं मरीज या गाँव से आ रहे हैं, तो हम लोग जो मरीज देख रहे हैं वो ज्यादातर रेफरल मरीज आ रहे हैं जो कि छोटे टाउन से हैं या गाँव से हैं। जी जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर फंगस ज्यादा, गांव वगैरह में फंगस हर चीज पर कहीं ना कहीं हो सकता है, सॉइल में भी काफी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। हमारे लोग, काफी किसान लोग जो हैं इधर उधर काम कर रहे होते हैं, वो ज्यादा एक्सपोजर उनको ज्यादा होता है फंगस का। शहरों में भी है, बट शहरों में थोड़ा सा क्लीनलीनेस वगैरह थोड़ी ज्यादा है और थोड़ा एक्सपोजर भी कम है, तो इसलिए शहर के मरीज कम है जो छोटे टाउन से आ रहे हैं या गाँव से आ रहे हैं, रेफरल मरीज। डॉक्टर सुशील पटेल जी, मुझे एक चीज बताइए कि ब्लैक फंगस चूंकि खासतौर से हम लोग जो देख पा रहे हैं या जो रिपोर्ट हो रहे हैं केस, जितना हम लोगों के पास जानकारी है उस हिसाब से आईज के अलावा भी इफेक्ट कर सकता है किसी चीज पर, या अगर आपने कहा कि अगर इसको हम अर्ली स्टेज में ना डिटेक्ट कर पाए तो ये बहुत क्रिटिकल भी हो जाता है, तो क्या हम ये मान के चलें कि बहुत जरूरी है कि इसको अर्ली स्टेज में ही हम डिटेक्ट कर पाएं? और अगर मान लिया कोई पेशेंट नहीं समझ पाया या वो जो लक्षण उसको आए समझने में देर हुई और वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचा, तो भी क्या ये क्यूरेबल है? और आइज के अलावा भी किसी और बॉडी पार्ट्स पर भी ये इफेक्ट करता है क्या, सुशील पटेल जी? स्किन में भी हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस, आपका लंग्स में भी हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस, आपका जो है आपुलो, राइनो एंड सेरेब्रल जो है, दैट इज ROC हम बोलते हैं इसे, जो है इसको भी इफेक्ट कर सकता है जो है। इसके अलावा रीनल भी हो सकता है, GI में इफेक्ट कर सकता है। और लेकिन इस समय मोस्ट कोविड में जो ड्रेडफुल है, सबसे ज्यादा खतरनाक, वो आपका जो है राइनो आकुलर जो है सर्जरी, ये है आपका सबसे खतरनाक जो है। इसको हमें ध्यान देना, क्योंकि ब्रेन मटेरियल जो है एक बोन के बाद जो है डायरेक्ट इन्वेट कर रहा है ब्रेन को जो है, तो इसलिए इसको हमें खास करके ध्यान देना रखना है इस चीज के लिए जो है। और अगर हमारे पास पेशेंट जो है अगर आ रहा है जो है, तो अर्ली हम तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे हाईली, क्योंकि सस्पेक्टेड बेस पे जो है वेट नहीं करेंगे जो है। अगर हो सके जो है उसके बाद तुरंत हम जो है केवच जो है स्टेन होता है उसके लिए करेंगे, रेडियोलॉजी में जाएंगे, साथ में जो है ब्लड कल्चर के भी जाएंगे फंगल के लिए, सारी चीजें कंफर्म होती है। पर लेकिन आप सस्पेक्टेड बेस में स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लीजिए अगर वो इन्वेट कर रहा है तो उसको बता सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि डिब्राइटमेंट, दैट इज सर्जिकल मेथड जो है। सर्जिकल मेथड में ये है कि अगर आंख को इन्वॉल्व कर रहा है तो हमें हो सकता है पूरा आई का जो है एक्सटेंशन करना पड़े, निकालना पड़े पूरी आंख। अगर ब्रेन को इन्वेट कर रहा है तो उसको भी निकालना पड़ सकता है। अगर साइनस इन्वॉल्व है तो ENT सर्जन की हेल्प से जो है साइनस की जो है इंडोस्कोपिक सर्जरी जो है उसके द्वारा भी हम जो है अच्छे से क्योर कर सकते हैं। दैट इज क्यूरिटी है, ऐसा नहीं है क्यूरिटी नहीं है, बस ये है कि अगर अर्ली स्टेज में आ रहा है तो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज कम रहेगा जो है। अगर लेट स्टेज में आ रहा है, ब्रेन तक इन्वेट कर रहा है, दैट इज डिफिकल्ट सिचुएशन। डॉक्टर विनोद राजपूत जी, एक चीज थोड़ा सा और बताएं, खासतौर से चूंकि कोविड वाले पेशेंट्स और वो पेशेंट जो कि होम आइसोलेशन के अंदर हैं, अभी एक बड़ा ट्रेंड हम लोगों ने देखा, हालांकि लगातार हम लोग भी अपील कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इस स्तर पर और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो भी लोगों को बता रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बहुत सारे लोग जिनको थोड़ा सा भी सिम्टम्स लगता है, या तो वो किसी मेडिकल स्टोर से या फिर किसी के बताए हुए दवाई के अनुसार वो स्टेरॉइड्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं। क्या ये स्थितियां आपको वहां पर भी देखने
देखने को मिल रही हैं उस इलाके में? और दूसरा ये भी मुझे बताएं कि इसको कंटेन करने के लिए भी आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों को ये आप लोग बता पा रहे हैं कि बिना डॉक्टरी परामर्श के स्टेरॉइड्स का सेवन ना करें, ये बहुत घातक हो सकता है? क्या इस वजह से भी आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा चैलेंज है और एक बड़ी चुनौती अभी भी बरकरार है और इस वजह से भी ब्लैक फंगस को लेकर के बड़ा खतरा है? विनोद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। जी जी, विनोद राजपूत जी, स्टेरॉइड्स का सेवन हम लोग देख रहे हैं कि लोग मेडिकल स्टोर पर या फिर कोई उनको बता देता है तो उसी के आधार पर वो शुरू कर देते हैं। अगर ये चैलेंजेस है तो इसको आप लोग कैसे फेस कर रहे हैं और कैसे बता पा रहे हैं लोगों को कि बिना डॉक्टरी परामर्श के कम से कम स्टेरॉइड्स का सेवन ना करें? नहीं, हम लोग क्या स्टेरॉइड पे तो पहले से ध्यान दिया जा रहा है इसमें। जैसे हम लोगों में जो कोविड के लिए जो सिम्टोमेटिक जो पेशेंट देखे जा रहे हैं, इसमें गांव-गांव में जो आशाएं बनी हुई हैं, समूह बने हुए हैं, उनसे डेली रिपोर्टिंग जो मिल रही है, तो उनके लिए दवाइयां हम लोग हॉस्पिटल से उपलब्ध करवा रहे हैं। वो हर लेवल पे उपलब्ध है, आशा के पास भी है, एनएम के पास भी है, निगरानी समिति के पास भी है। तो जो हम लोग दवाइयाँ दे रहे हैं उसमें स्टेरॉइड तो है नहीं, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें रूट लेवल से तुरंत जानकारी मिले, किसी के घर में कोई बीमार है या वो है, तो इधर उधर जैसे जो मेडिकल स्टोर से खरीद के या कहीं से दवा आदमी ना खाए, वो हॉस्पिटल से ही सब, या ज्यादा बीमार है तो हॉस्पिटल में संपर्क करे, अन्यथा की स्थिति में उसको दवा घर तक पहुंचाई जा सके, सरकार की पूरी कोशिश है। डॉक्टर सुशील अम्बेश जी, एक सवाल आया एक दर्शक का, आपसे समझना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर स्टेरॉइड्स का लंबे समय तक सेवन किया जाए, खासतौर से कोविड के दौरान उन्होंने शायद सेवन किया, और वो कह रहे हैं कि क्रॉनिक पेशेंट हैं वो डायबिटिक के, क्या इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी इससे डेवलप हो जाता है? क्योंकि कह रहे हैं कि इंसुलिन भी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है, अप टू मार्क उनका जो शुगर लेवल है वो नहीं आ रहा है। क्या वो ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हैं? देखिए, ब्लैक फंगस के लिए जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि ब्लैक फंगस के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कब होता है, किन लोगों में होता है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन? पहली चीज तो यह है कि इम्यूनिटी जिनकी डाउन है किसी भी कारण से, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हो, चाहे हम स्टेरॉइड्स दे रहे हो, पहली चीज तो ये है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स वगैरह हुए हैं तो उन लोगों में इम्यूनिटी डाउन होती है, तो इन लोगों में रिस्क ज्यादा होता है। दूसरा क्या होता है कि ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल आपके बहुत ज्यादा है, 250, 300, 400, 500 कुछ भी हो सकते हैं ब्लड शुगर। और जिन लोगों में स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में अगर स्टेरॉइड चल रहे हैं, तो ब्लड शुगर कंट्रोल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड अपने आप में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ाता है ना। यानी कि नॉर्मल लोग भी अगर स्टेरॉइड लेना शुरू करें और लंबे समय तक लें तो उनको भी ड्रग इंड्यूस्ड या स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज हो जाती है। तो ब्लड शुगर अपने आप में बढ़ती है स्टेरॉइड से भी, और डायबिटिक है तो ब्लड शुगर आपकी बढ़ी हुई है। तीसरी चीज है कि जब स्टेरॉइड्स देते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप होने लगती है, यानी कि आपके अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है वो कम इफेक्टिव हो जाती है, साथ में जो बाहर से भी अगर आप ले रहे हैं वो भी कम इफेक्टिव हो जाती है। तो रिक्वायरमेंट इंसुलिन का बढ़ जाता है जब आप स्टेरॉइड्स पर होते हैं। इसलिए मेरी राय सभी को सजेशन ये है कि आप रेगुलर ब्लड शुगर चेकअप करें और डॉक्टर की निगरानी में अपनी इंसुलिन की डोज को कम या ज्यादा जो भी बताते हैं वो ब्लड शुगर के हिसाब से वो जरूर करें। तीसरी चीज ये है, अपने हिसाब से आप ये सस्पेक्ट करके कि म्यूकोमाइकोसिस है या एस्परजिलोसिस है या और कैंडिडियासिस है, ढेर सारे फंगल इन्फेक्शन हैं जो हो सकते हैं। अभी जनता में ज्यादातर बात ब्लैक फंगस की हो रही है, लेकिन मैं अभी से मैं आगाह करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे कह सकते हैं कि इन लोगों में, जिन लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसमें 6 या 7 तरह के फंगस ग्रो कर सकते हैं, जिसमें से म्यूकोरमाइकोसिस जो अभी आया है वो सबसे पहले ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है और ये खतरनाक भी है। इसके अलावा एस्परजिलोसिस होता है, प्लास्टोम्यूकोसिस होता है, कॉक्सीडोमाइकोसिस होता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस होता है। ये सारे इन्फेक्शन जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें देखने को मिल जाते हैं, और ये लग रहा है डर के आगे ये बचे हुए इन्फेक्शन जिनके मैंने नाम लिए हैं ये भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इम्यूनिटी कम होगी तो ये भी अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है जो इनमें हो जाता है।
बट म्यूकोरमाइकोसिस सबसे ज्यादा डेंजरस है इनमें से। सुशील अम्बेश जी, थोड़ा सा अगर मोटा मोटा ओवरऑल आप बता सकें, क्या ये जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, एक तो आपने कहा कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हुई है या फिर स्टेरॉइड्स के सेवन हुआ है या कोई और भी कारण जो आप बता रहे थे अभी, ये जितने भी आपने भी फंगल इन्फेक्शंस का जिक्र यहां पर किया है, क्या इनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं या बहुत स्पेसिफिक होते हैं सबके सिम्टम्स? इसका अलग अलग विश्लेषण करना पड़ेगा। म्यूकोरमाइकोसिस सबसे ज्यादा कॉमन जो है ये राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल होती है, यानी कि नाक के अंदर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, होता क्या है मैं आपको बताऊं, सिंपल चीज होती है, जब हमारी बॉडी रेजिस्टेंस डाउन हो जाती है तो हमें रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा क्या होता है, जब स्टेरॉइड चलते हैं या और ढेर सारी ड्रग्स चलती हैं तो हमारी नाक के अंदर जो म्यूकोजा होती है, मुंह के अंदर जो म्यूकोजा होती है, जो हमेशा देखा होगा आपने, सिक्रेशन थोड़े थोड़े से मॉइस्चर रिलीज करती रहती नाक में, तो वहां पे हर सेल के साथ में एक सीलिया होता है, छोटा सा एक हेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो आपको दिखता नहीं है बट माइक्रोस्कोप में वो में दिखता है। तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है जब बीमार व्यक्ति होता है तो उसके बाद जो स्पोर्स आते हैं वो वहां पे रुक जाते हैं, उनको एक्सपेल नहीं कर पाता, उनको बाहर नहीं निकाल पाता सीलिया, क्योंकि वो सीलिया भी इनएक्टिव हो गया है, तो वो वहां पर ट्रैप हो जाते हैं और नाक में और उसके ऊपर वो ग्रो कर सकते हैं। तो जहां जहां पर जब हमने सांस ली तो पहले नाक और साइनसिस में होने का डर होता है और उसके बाद में वो ऊपर जा सकता है तो आंख में हो सकता है, और वहां से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है नाक और आंख का ऊपर ब्रेन से होता है, तो वहां पर ब्रेन में हो सकता है। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है सबसे ज्यादा कॉमन हमारी, इसीलिए इसमें नाक में और आंख और ब्रेन में ज्यादा है। दूसरा हो सकता है कि हम सांस ले रहे हैं तो वो पल्मोनरी यानी कि हमारे लंग्स में जा सकता है। ये सारे इन्फेक्शन लंग्स में जा सकते हैं, नॉट ओनली म्यूकोरमाइकोसिस। तो चाहे एस्परजिलोसिस है, ये भी पल्मोनरी एस्परजिलोसिस हो सकती है, पल्मोनरी कैंडिडियासिस हो सकती है, पल्मोनरी ब्लास्टोमाइकोसिस हो सकती है, पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकती है। बट जब हमारे लंग्स में इन्फेक्शन होता है फंगल का, तो उसमें 2-3 चीजें होती हैं, जो एक तो होती है सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया टाइप के लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो इसमें जब तक हम जांच नहीं करेंगे तब तक हमें ये डिफरेंशिएट कर पाना, ये अलग से ये पता लगा पाना कि ये कोविड की वजह से है या साथ में हमारे पास पल्मोनरी यानी लंग्स में फंगल इन्फेक्शन भी हो गया है। जी। अगर हम रोजाना जांच कर रहे हैं उसके स्पुटम की या एक्सरे ले रहे हैं, सीटी स्कैन वगैरह बीच बीच में करा रहे हैं, तो हम एक डाउट कर सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है। हम लोग अमूमन बड़े सेंटर्स में जैसे एसजीपीजीआई है या बड़े हॉस्पिटल्स हैं, केजीएमयू है, यहाँ पर हम रूटीनली हर कोविड मरीज का हर तीसरे दिन स्पुटम कल्चर के लिए हम भेजते हैं। ये हमारा प्रोटोकॉल है कि जो पेशेंट एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स पर हैं या डायबिटिक है, उन सब का स्पुटम जो है कल्चर के लिए, फंगल की ग्रोथ देखने के लिए और बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने के लिए हम करते रहते हैं। जैसे ही ये नया इन्फेक्शन हमें पता लगता है हम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और उसके हिसाब से अपना एंटी फंगल दवा भी ऐड कर देते हैं, एंटीबायोटिक चल ही रहे होते हैं। और डायबिटीज का भी जो कंट्रोल होता है वो डेफिनेटली हमें टाइट कंट्रोल रखना होता है और वो हम रखते हैं। अगर किसी कारण से नहीं हो पा रहा तो उस पर हम और ज्यादा सजग हो जाते हैं और उसको और टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल कर लेते हैं। चलिए सुशील अम्बेश जी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी है, मुझे लग रहा है हमारे दर्शकों को निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा। बहुत शुक्रिया सुशील अम्बेश जी अपना समय निकालने के लिए। सुशील पटेल जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, और डॉक्टर विनोद राजपूत जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना के हालातों के मद्देनजर इंडिया न्यूज यूपी और आईटीवी फाउंडेशन आपसे ये अपील कर रहा है कि बुखार, खांसी या जुकाम होने पर सीधे दवा की दुकान पर जाकर के आप कोई दवाई ना लें, पहले किसी डॉक्टर से संपर्क कर लें, कोविड टेस्ट अपना करवाएं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव भी आता है तो आपको घबराना नहीं है, बस खुद को आइसोलेट करें और किसी भी के भी संपर्क में आने से बचें। डॉक्टर की बताई हुई जो दवाइयां हैं उसका सेवन करें, तो ये आपको करना है। और आईटीवी फाउंडेशन आपसे यह अपील कर रहा है कि कम से कम आप डॉक्टरी परामर्श के आधार पर ही किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करें, बिना डॉक्टरी परामर्श के किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन आप ना करें। आईटीवी फाउंडेशन आपसे यह अपील कर रहा है। और चलिए इसी के साथ आज इंडिया न्यूज के ओपीडी में मेरे साथ फिलहाल इतना है।